तो आप सबको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं। और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे सभी बच्चों के मन में डाउट और कंफ्यूजन मुझे पता है कि बढ़ती जा रही होगी कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को कितनी वेटेज दे, कितना टाइम दे, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें, किस टॉपिक को कैसे करें। तो सबसे पहले आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि अगर सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिक्स में, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स को देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो फिजिक्स है उसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, डेरिवेशंस को देखेंगे, और जितने अपनी थ्योरी पार्ट है इन सबको इम्पोर्टेंट देखेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये मैं आपको गारंटेड कर देता हूँ कि अगर आपने वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देख ली तो आपके 70 में से 62 63 मार्क्स लेके आना इजिली कर सकते हैं, कोई नहीं रोक। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च लगती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10 या 12 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड किए हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलो शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना ये सिलेबस है, तो सबसे पहले अपना सिलेबस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो हमें है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और थर्ड हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चैप्टर जो है हमारे 16 मार्क्स के हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी कितनी वेटेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन जो है ये हमारे पास सेकंड यूनिट है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटाइजेशन, देन उसके बाद मैग्नेटाइजिंग एंड मेटल, देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिव करंट्स, और उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिव करंट। तो ये जो है ये सारे के सारे हमारे पास इस यूनिट के अंदर आते हैं। कौन कौन से? ये जितने भी चैप्टर हैं ये सारे। तो ये चैप्टर जितने भी हैं ये हमारे पास सेकंड यूनिट की है, हमारे पास सेकंड यूनिट है, और ये हमारे पास टोटल फर्स्ट यूनिट थी। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर ये चैप्टर थे। तो अगर देखो एनालाइज करो तो फर्स्ट यूनिट जो है ज्यादा वेटेज की, क्योंकि उसमें 3 चैप्टर 60 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3 और 1 1 4 चार चैप्टर 17 मार्क्स के। तो मतलब कि कहीं ना कहीं इस यूनिट की वेटेज ज्यादा है, तो इस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यही मैं आपको एनालाइज कराना चाहता हूँ, मार्क्स दिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस यूनिट की वो ज्यादा है। इस यूनिट की वो मतलब कि इस यूनिट का ज्यादा पोर्शन है और इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो यूनिट है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इसके अंदर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, इनमें हमारे पास आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस यूनिट के अंदर हमारे पास कितना पोर्शन आएगा? ये 3 चैप्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। जो ये हमारे पास यूनिट आएगी ये हमारे पास टोटल है 18 मार्क्स की। और ये 18 मार्क्स की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट आएगी वो है हमारे पास ड्यूल। नेक्स्ट जो यूनिट के अंदर हमारे नेक्स्ट यूनिट हमारे पास 12 मार्क्स की, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैग्नेटाइज, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन उसके बाद हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है जी। तो ये सब जो है हमारे पास ये तो वही सेम है चैप्टर 13 और 14। तो ये जो यूनिट है हमारे पास ये हमारे पास 12 मार्क्स का है। और जो लास्ट यूनिट है हमारे पास सेमी कंडक्टर्स, ये हमारे पास एक यूनिट 7 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं ये यूनिट बहुत मोस्ट वेटेज ले रही है, अच्छी खासी वेटेज ले रही है ये यूनिट। तो और जो सेमी कंडक्टर है ये हमारी इजी यूनिट भी है। तो इजी भी है, वेटेज भी अच्छी ले रही है, मतलब कि इसको कवर करना तो सबसे पहले तो इसको कवर करना ही पड़ता है। तो यही चीज हमें देखनी थी। तो इसको कवर करो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इजी यूनिट है। इसमें तुम्हें सिर्फ जो तुम्हारे पास 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के जो बनते हैं, नॉर गेट, एंड गेट, ये मैं आगे बताऊंगा। बस मतलब ये मैं बोलना चाह रहा था कि इजी यूनिट है, इसको कवर करो, अच्छी यूनिट है, इसको भी बोलता हूँ। तो अब पहले हमारे पास आता है, तो यहाँ से हमने ये डाउनलोड किया था। तो अब हम चैप्टर वाइज मैं टिक करता रहूंगा जो जोन से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज्यादा फोकस करना है, और डेरिवेशन में साइड में लिखता रहूंगा। इस चैप्टर में से ये डेरिवेशन कर लेना है, इस चैप्टर की ये डेरिवेशन कर लेना, इस चैप्टर की ये डेरिवेशन कर लेना है। तो मैं मैं यहाँ पर टिक करता रहूंगा। यहाँ पर मैं मतलब कि पेन ले लेता हूँ पहले, किस कलर का लूँ, किस कलर का लूँ, चलो रेड कलर का ले लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, दिख रहा है, विजिबल है। तो हाँ यही। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, तो इसमें तो एक बार 2 मिनट रुको, एक बार मैं देख, मैं अंडरलाइन ही कर दूंगा इसको, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में।
तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर तुम अपना, तो पेन ही लेना पड़ेगा यार, ऐसे में समझाने को अनुभव। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, में चार्ज कंजर्व कैसे रहता है, एक तो ये। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है कूलम लॉ। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कूलम्स लॉ तो सिंपल है कुछ, कि दो 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 चार्जेस हैं हमारे पास, तो उनके बीच में कितनी फोर्स होगी, ये तो इतना सिंपल है। बट इसमें वेरिएशंस का करके कैसे कुछ आते हैं, ये पूछते हैं कि नल पॉइंट कहाँ पर होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का या फोर्स का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कूलम्स लॉ में है, तो कूलम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, तो कूलम्स लॉ भी कर लेना, ठीक है जी। कूलम्स लॉ में फोर्स निकालना सीख लेना, किस तरीके से फोर्स निकालते हैं, तो ये हो गया। तो बस इसमें ये, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हें क्या करना है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज पढ़ लेना एक बार सारी, कि प्रॉपर्टीज ऑफ, यार ये पेन ना तंग कर रहा है, चलो वो करो, अगली बार से ठीक करेंगे। मैंने तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, तो सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिकल की, उन्हें तुम अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो ये कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लेना किसी एक्स डिस्टेंस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लेना। और एक तुम कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लेना, फिर उस डायपोल की वजह से टॉर्क सीख लेना, डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है, एंड उस डायपोल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी अगर हम उसको एक एंगल से, इस एंगल पे ले जाए, तो ये, तो बस। तो डायपोल के अंदर तुम्हें कौन कौन से टॉपिक कवर करने, डायपोल के अंदर तुम्हें एक तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, एक डायपोल पे टॉर्क निकालना आना चाहिए, और एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो ये तीन टॉपिक करने। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो तुम्हें कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ में मतलब एक चार्ज को ऐसे एक्स डिस्टेंस पे कितनी फोर्स होगी, और उसमें वो वेरिएशंस होती है ना, कि दो चार्जेस कहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा, अपोजिट चार्जेस लगती है तो कहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस कर लेना, ये भी सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लक्स में। तो फ्लक्स में अगर मैं बात करूं, तो फ्लक्स जो है थोड़ा ये हाई लेवल का टॉपिक है। तो इसमें तुम्हें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं। फॉर्मूले कौन से, कि गॉस थ्योरम जो है हमारे पास, कि एक चार्ज को यहाँ पर रख दिया सेंटर में, तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सिंपल ये फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं। हाँ, इसमें क्या है, अगर मैं आपको बात करूँ, हाँ, तो डेरिवेशंस बता देता हूँ इसकी। तो डेरिवेशंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी आ सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें से हमारे पास डेरिवेशंस जितनी भी बनती है ना, लॉन्ग इन्फिनाइट की वजह से, वो गोस लॉ से हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट की वजह से कितनी होएगी, ठीक है जी, एक यूनिफॉर्म चार्ज टू पैरेलल प्लेट के मिडल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी। तो ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम गोस लॉ से निकालते हैं, गोस लॉ की वजह से जितनी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, गोस लॉ की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उनकी, वो हमें एक बार देखनी है सारी डेरिवेशन, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। तो ये सब तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले पोटेंशियल निकाल, पोटेंशियल्स निकाल। तो सबसे पहले एक तो तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल निकालना सीखना पड़ेगा तुम्हें। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एक चार्ज की वजह से, किस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा है, तुम्हें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो है तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है जी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये थ्योरी में होता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बता दो, तो वो प्रॉपर्टीज पूछ रहे हो, तो प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ना जरूर। और उसके बाद तुम्हारा जो है, ये बस इसमें टाइप यही है, पोटेंशियल निकालना सीख लेना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट आता है, वो टॉपिक है तुम्हारा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर कैपेसिटेंस पढ़नी है तुम्हें। इसमें तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, ये पढ़ लेना है, ठीक है जी। उसके बाद वो पैरेलल प्लेट्स पढ़ लेनी है, पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स का कैपेसिटेंस क्या होता है। देन उसके बाद पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर हम
वो वैक्यूम रखे तो क्या होएगा, अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम मीडियम भर दे कुछ तो क्या होएगा। तो ये सब वेरिएशन सारी कुछ पढ़ लेना। उसके बाद बस यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट पढ़ लेना और उसकी वेरिएशंस पढ़ लेना अगर उसका मीडियम चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो डेरिवेशंस इस चैप्टर से डेरिवेशंस तो मुश्किल ही है, डेरिवेशन इस चैप्टर से नहीं बनती। डेरिवेशंस क्या है यार, यही बन सकते हैं कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट। ये तुम पढ़ लेना कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का, उसका फॉर्मूला जो जैसे निकलता है वो एक बार पढ़ लेना। ऐसे से डेरिवेशन होने के चांसेस मुश्किल। उसके बाद नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं, वो हम चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, डेट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले थ्योरी पार्ट में अगर मैं बताऊं तो ये पढ़ लेना, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है। ठीक है जी, तो करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला बताते हैं। तो ये तो थ्योरी पार्ट से होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट होएगा वो तुम्हारा होएगा ये क्या बोलते हैं सर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि व्हाट इज करंट, डेफिनेशंस पढ़ लेना और फॉर्मूला पढ़ लेना। उसका जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से न्यूमेरिकल बनेगा, वो पक्का बनता है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस फॉर्मूले में जो भी डी आई इज इक्वल टू वी डी ई ना होता है, इस फॉर्मूले में एक एक चीज, जैसे ये तो ड्रिफ्ट जैसे करंट। अब करंट किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे करंट हम निकाल सकते हैं क्यू बाई टी, और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं ना करंट निकालने के, तो वो सारे पढ़ लेना। वैसे कि जो हमारे पास ये एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के जो फॉर्मूलेज होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। तो इसी तरीके से जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। तो ये पढ़ लेना, बिकॉज क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। वैसे इसमें क्या करते हैं, करंट, डायरेक्ट करंट ना देकर करंट निकालने के पॉइंट वो दे देंगे, जो भी चीज रिक्वायर्ड है हमें करंट निकालने में वो दे देंगे। तो इसलिए फॉर्मूले अच्छे से समझे, यही मैं कहूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, बस वो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से पढ़ लेने हैं जो और है उसमें। ठीक है जी, तो वो अच्छे से पढ़ लेना तो तुम्हारा टेस्ट में क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये पढ़ लेना है। उसके बाद तुम्हें ओम्स लॉ थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ कई बार थ्योरी पोर्शन आ जाता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें क्या पढ़ना है, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट कई बार आ जाता है। कौन सा ग्राफ, कौन सा किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा किसका, तो वो मटेरियल्स पढ़ लेने हैं, किस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें वो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस और ये सब पढ़ लेना है। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेना कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है। ठीक है जी, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। वो व्हीट स्टोन टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ स्पेसिफिक टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो वो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ लेना। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद सेल। ठीक है जी, सेल्स के कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेना, सेल का कॉम्बिनेशन अच्छा से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, अब एक तो ये इम्पोर्टेंट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मैंने बता दिया जिससे न्यूमेरिकल आ सकता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारा जिससे न्यूमेरिकल बढ़ने के चांसेस हैं, वो है तुम्हारा किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ रूल जो है तुम्हारा, इसको भी तुम अच्छे से पढ़ के चले जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ये। तो इससे बस यही आएगा ज्यादातर। चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 4। यूनिट 4 कौन से हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटाइजेशन। तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली आती है वो आती है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटाइजेशन। अब तुम ये पढ़ तो जो तुम्हें कि एक करंट, एक चार्ज की वजह से करंट कैसे बनता है वो ऐसा है। ठीक है, ज्यादा एक चार्ज। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो ये बायोट सैवर्ट्स लॉ, ये तुम्हें सारा पढ़ना है। बायोट सैवर्ट्स लॉ मतलब क्योंकि बायोट सैवर्ट लॉ क्या बताता है कि एक ये है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थीटा डिस्टेंस है, यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ पर थीटा 2 है, तो यहाँ पर कितना करंट होगा वो बता। करंट कह रहा है, हाँ, ठीक है, करंट कैरिंग लूप होएगा ना, ये करंट होता है उसमें। तो इसकी वजह से कितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो होएगी, तो वो सब ये बताता है। ठीक है, तो अब जो बायोट सैवर्ट लॉ है तुम्हारा, जो बायोट सैवर्ट लॉ है, इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल बढ़ने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बढ़ने के चांसेस, क्योंकि बायोट सैवर्ट लॉ न्यूमेरिकल बनता ही बनता है और इसी से बनता है।
और तुम्हारे पास जो वेरिएशन तुम करते हो ना बर्ड्स लॉ में, इन्फानाइट वायर की वजह से, सेमी इन्फानाइट की वजह से, एक वो आर्क की वजह से, एक सर्कल की वजह से कितना वो होएगा, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड कितने लगाया होगा, तो वो सब तुम्हें पढ़ने हैं, वो सारे टाइप के पढ़ने हैं, और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो सब तुम्हें पढ़ना है। तो तुम्हारा एक तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एम्पियर लॉ तुम्हें क्या करेगा, एम्पियर लॉ से तुम क्या निकाल सकते हो, तुम अब उसके साइड में क्लोज्ड लूप एक बनाकर तुम कहीं पर भी मैग्नेटिक आर डिस्टेंस पे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो एम्पियर लॉ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्पियर लॉ के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जब तुम्हें सर्कुलर रिंग और सॉलिड सर्कुलर रिंग, वो होलो सर्कुलर रिंग, ऐसी टाइप की रिंग की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी किसी आर डिस्टेंस पे, और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब पूछा जाए तब इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बायट सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन, मतलब हर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, एक सोलोनॉइड, सोलोनॉइड भी तुम पढ़ लेना, क्योंकि सोलोनॉइड क्या है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, सेंटर पे कितनी होती है, ठीक है जी। सोलोनॉइड हमारा डायपोल की तरह बिहेव कर सकता है। सोलोनॉइड डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है, क्यों सोलोनॉइड को हम डायपोल की तरह बोल सकते हैं, तो ये सब भी पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद तुमने ये होगा, और उसके बाद और टॉपिक तो इसमें से फोर्स ऑन करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग प्लेट, एम्पियर टॉर्क, और करंट लूप। उसके बाद तुम नेक्स्ट जो है तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा न्यूमेरिकल बन सकता है वो तुम्हारा बन सकता है कि जो तुम्हारी जो सर्कुलर लूप होती है उसमें से करंट अगर चल रहा है आई, तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा। तो करंट वो लूप पे टॉर्क निकालना आता है ना, तो लूप को डाइपोल की तरह बिहेव करके उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा। तो इसके ऊपर ये वाला जो है टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन द करंट लूप, तो एक सर्कुलर रिंग की वजह से सर्कुलर रिंग पे कितना टॉर्क लगेगा, तो ये सब हम निकालते हैं, क्योंकि एक सर्कुलर रिंग पर एक डाइपोल की तरह बिहेव करवाते हैं, तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो है एम्पियर और वोल्ट मीटर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो एम्पियर है और जो वोल्ट मीटर है, इसको क्या करना है तुम्हें, इसमें तुम्हें इनकी सेंसिटिविटी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है जी, और इनके कन्वर्जन निकालने आने चाहिए, नल पॉइंट निकालने आने चाहिए, बस ये है, इसमें ज्यादा बड़ा ये सब पढ़ लेना, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है इसके तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स में बताना हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हें जो तुम्हारे पास मटेरियल्स हैं कौन कौन से, तुम्हारे पास मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और तो इन सब मटेरियल की क्लासिफिकेशंस, इनमें डिफरेंस क्या है, सब कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद तुम्हें वो ये सब पढ़ लिया तुमने प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें पढ़ना है वो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग मोमेंट क्या होती है, ठीक है जी। ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, आई, एम, बी, ये जितने भी इन इन पे न्यूमेरिकल बनता है, तुम्हें सिर्फ इन पे फोकस करना है, ठीक है जी। इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, और ये, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं से वो यार, अभी याद नहीं आ रहा, जिसकी एक्स इज इक्वल टू 1 + म्यू होता है, ये एक रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन पे बहुत फॉर्मूले बनते हैं, तो इससे भी एक बार अच्छे से देख लेना। फिर जैसे मुझे याद है कि इस पे भी एक अच्छा क्वेश्चन बन, मतलब इस पे ही क्वेश्चन बनते जाते हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है तुम्हारी वो है तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट की अगर मैं बात करूँ, तो सब इसमें हमारे पास ये यूनिट में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा फराडेज लॉ। फराडे लॉ अच्छे से पढ़ लेना कि जो हमारे पास ईएमएफ है वो क्यों बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से। और लेंज लॉ ये पढ़ लेना। और एक तुम्हारा जो ये वाला कंसेप्ट है ना कि दो सोलोनॉइड को एक साथ रखते हैं, ठीक है जी, और उनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस होने लग जाती है, और एक सोलोनॉइड की वजह से दूसरे सोलोनॉइड में जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करती है, और उस टाइप का कुछ आता है, जैसे एक रिंग होएगी ये ऐसे 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 ऐसे, ये आर रेडियस की रिंग होएगी, और एक रिंग होएगी हमारे पास बड़ी, और हम इस छोटी रिंग को एज अ पॉइंट ले लेते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रही है,
और फिर यहाँ पर वो कई बार टॉर्क पूछ लेता है। ठीक। तो जो म्यूचुअल म्यूचुअल वाले कंडीशन आते हैं ना, दो रिंग एक साथ लेना, जैसे तुमने पढ़े होंगे, तुम्हारे उसमें करवाया होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस का चांस बहुत ज्यादा है पढ़ने का। तो उस टाइप के क्वेश्चन तुम जरूर कर लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये हो गए कि म्यूचुअल वाले वो दो, और फैराडेज लॉ पे इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है वो सब, और तुम्हारे लेंस लॉ, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है।